गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोर्स एरिया यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में हम देख रहे हैं आज सेट नंबर 3। इस सेट में आपको यूपी पीसीएस लगभग के समकक्ष एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। पिछले सेट में हमने लिया था लेकिन वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। 2005-6 में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आज के समय मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लोगों ने रिकमेंड किया था कि सर मल्टी चॉइस क्वेश्चन डालिए, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे थे, एक ही दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मल्टी चॉइस नहीं रहते हैं। वो वन लाइनर क्वेश्चन एक ही दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ज़्यादातर मल्टी चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं और लगभग यूपीएससी के समकक्ष होते हैं। यूपीएससी से तुलना की जा सकती है उन क्वेश्चनों का। तो आज हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन लगभग इस समय वर्तमान में जो लेवल है यूपी पीसीएस का, उस लेवल के हैं सारे 20 क्वेश्चन। तो चलिए आज के सेट में आप प्रयास कीजिएगा अपना बेस्ट देने का। आज के सेट में हम रखते हैं 12 कट ऑफ, आज के सेट का 12 रखते हैं। आप प्रयास कीजिएगा 12 से ऊपर रहिए। और इस बारे में ये नहीं है कि केवल 12 है, इसमें लेस करके अपना 12 लाइएगा। ऐसा नहीं है कि केवल 12 सही के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। आप जो भी निगेटिव होगा आपका वो लेस कर लीजिएगा, फिर आपका 12 अगर आता तो आप क्वालिफाई हैं। वैसे आपका जो भी कुछ आए, मतलब जितने भी स्कोर आए आप जरूर बताइएगा। आप 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितने भी सही किए हैं उसके हिसाब से बताइएगा। कोई ये जरूरी नहीं है यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं। यहाँ फेल होने का मतलब ये नहीं कि परमानेंटली फेल हो गए, यहाँ से बस सीख ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मत फेल होइएगा। यहाँ पे आप फेल होते हैं तो बताइए कि हम फेल हुए हैं और उस चीज़ को सुधारिए। आप कौन से क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं चाहें तो। अदरवाइज नहीं बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कोर जरूर बता दीजिए कितना आपका स्कोर रहा। तो चलिए सेट शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये विश्व एनर्जी आउटलुक भी जारी करता है और इंडियन एनर्जी आउटलुक भी जारी करता है, दोनों एक ही संस्था जारी करती है। वो कौन सी संस्था है? ए दिया हुआ है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बी दिया है नीति आयोग, सी दिया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, डी दिया है ऊर्जा मंत्रालय। तो बताइए कौन जारी करता है इंडियन एनर्जी आउटलुक? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने नीति आयोग लगाया उनका बिल्कुल गलत है, नीति आयोग नहीं है यहाँ पे, ये है IEA अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी। सी इसका करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से संबंधित है? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित कौन सी समिति है? इनमें से आपको ये बताना है। ए दिया है सी रंगराजन समिति, बी दिया है बिमल जलान समिति, सी दिया है भूरेलाल समिति और डी दिया है BN श्री कृष्णा समिति। तो बताइए इनमें से कौन सी समिति है जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया डी BN श्री कृष्णा समिति तो बिल्कुल सही काम किए। आप परेशान मत रहिए, इन सब के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक भी चीज़ मिस नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है, कब गठित की गई थी, सारी चीज़ें अभी हम इसके बाद वाले स्लाइड में देखेंगे। पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ए दिया है आंदोलन एक साइड में, दूसरे साइड में राज्य दिया है। एक दिया हुआ है बिश्नोई आंदोलन, इसका संबंध क्या राजस्थान से है? बी 2 दिया हुआ है अपिको आंदोलन, असम दिया हुआ है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड और 4 दिया हुआ है जंगल बचाओ आंदोलन, इसका संबंध दिया है पश्चिम बंगाल। तो बताइए कौन सा इसमें से सम्मिलित है, आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें तो बिश्नोई समुदाय कहाँ से संबंध रखता है? राजस्थान, तो बिल्कुल सही है। अपिको आंदोलन कहाँ से है? कर्नाटका से है, असम से नहीं है। चिपको आंदोलन तो सभी लोगों को पता है, उत्तराखंड से है। जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ से बताइए? ये उस समय बिहार संयुक्त था जब जंगल बचाओ आंदोलन था, लेकिन ये वर्तमान में देखें तो झारखंड से है, तो झारखंड से था। तो ये भी गलत हो गया था। हमारा सही आंसर इसमें निकला 1 और 3। 1 3 किस में? सी में। सी इसका करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा सिनॉप्सिस, इसके बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भारत एनर्जी आउटलुक 2021 रिलीज़ किया गया किसके द्वारा? IEA के द्वारा। और ये इसमें बताया गया है कि बढ़ती आबादी है तो विश्वसनीय, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लक्ष्य के समझ इस समय चुनौती है। उसके समाधान भी इसमें बताए गए हैं रिपोर्ट में। अब उस सारे रिपोर्ट को पढ़ना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए बस यहाँ समझिए कि इसमें कुछ चुनौतियाँ बताई गई हैं और फिर उसका समाधान भी बताया गया है। और इसके साथ साथ विश्व ऊर्जा आउटलुक श्रृंखला की एक नई श्रृंखला भी प्रस्तुत किया गया है और यही संस्था जो है विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, तो बस इसका नाम याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के मामलों को लेकर के ज़्यादा संजीदगी दिखाई थी और BN श्री कृष्णा समिति नियुक्त की गई थी। किस लिए नियुक्त की थी? डेटा प्रोटेक्शन के लिए। और इस समिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 तैयार किया था
और इस मतलब रिपोर्ट दिया था, एक बिल तरह मतलब एक तरह से ड्राफ्ट दिया था गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने 2019 में फिर संशोधन कर दिया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है ये। तो अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ सुन रहा होगा, सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारे वहाँ प्राइवेसी पॉलिसी लाई गई है, और उस प्राइवेसी पॉलिसी को जो भी हमारे वहाँ मैसेंजर हैं या फिर व्हाट्सअप ग्रुप मतलब ये फेसबुक हैं, ये अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो इनको बैन कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में था। आप इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहें तो देख सकते हैं सर्च करके गूगल पे। अब भूरेलाल समिति की बात करें तो भूरेलाल समिति का संबंध किससे? मोटर वाहन कर संबंधी से, कर में वृद्धि संबंधित है। मोटर वाहन कर में वृद्धि से संबंधित, जो भी लग्जरियस गाड़ियाँ आती हैं उन पर कर बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, तो उससे संबंधित है। विमल जालन समिति किससे संबंधित है? पूंजी बाजार और संरचना संस्थानों के कामकाजों से संबंधित है। किससे? विमल जालन समिति। अगला देखिए, सी रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी मापन के लिए कार्य प्रणाली की समीक्षा करने से संबंधित कौन है? सी रंगराजन समिति। तो बस इनका नाम याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बिश्नोई आंदोलन पश्चिम थार रेगिस्तान से संबंधित है। ये पश्चिमी राजस्थान रीजन से बिश्नोई कम्युनिटी बिलोंग करती है। चिपको आंदोलन, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, उस समय उत्तर प्रदेश संयुक्त था, लेकिन उत्तराखंड के चमोली जिले में ये शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। अपिको आंदोलन ये कहाँ शुरू हुआ था? 1983 में शुरू हुआ था, कर्नाटक में। अब इनका थोड़ा सा नाम सन याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हो सकता है आपको मिलान करने के लिए देते एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे चिपको आंदोलन ज़्यादा पुराना है, फिर अपिको आंदोलन उसके बाद नया थोड़ा सा है। जंगल बचाओ आंदोलन, ये भी झारखंड से संबंधित, तत्कालीन बिहार में था, उस समय बिहार उसका लेकिन बाद में विभाजित हो गया, तो सिंहभूम जिले में ये किया गया था जंगल बचाओ आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, ओमान उत्तर पश्चिम में यमन और पूर्व में अरब सागर से घिरा है। कथन दो कह रहा है, मुसंडम प्रायद्वीप ओमान का क्षेत्र है। मुसंडम जो प्रायद्वीप है ओमान का क्षेत्र है, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? जिन लोगों को ओमान का थोड़ा लोकेशन आइडिया होगा, लोकेशन कहाँ पे है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जिनको नहीं आइडिया होगा वो कंफ्यूज हो सकते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है बी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए ये क्या होता है कि इसके अगर देखें उत्तर पश्चिम में क्या है? यूएई है। ओमान के उत्तर पश्चिम में यूएई है, और यहाँ पे क्या कह रहा है? यमन कह रहा है। यमन तो नीचे है, दक्षिण पश्चिम में है यमन, न कि यहाँ पे उत्तर पश्चिम में, तो इसलिए गलत हो गया पहला। दूसरा सही है इसमें, जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अधिनियम से संबंधित यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कथन एक दिया हुआ है, अधिनियम ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में घोषित किया। बताइए घोषित किया है या नहीं किया है? दूसरा कथन कह रहा है कि इस अधिनियम ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है ए, तो उन्होंने बिल्कुल सही काम किया, ए इसका करेक्ट है। ये ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में घोषित नहीं करता है, इसलिए एक इसका गलत है। दूसरा चीज़ देखें तो ये जो अधिनियम है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, ये राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करता है। इनके लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने का प्रोविजन करता है। अब चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए ओमान जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ओमान, और नीचे यमन दिया हुआ है। अब बताइए कैसे इसके ओमान के उत्तर और पश्चिम में हो सकता है क्या यमन? बिल्कुल नहीं हो सकता, दक्षिण पश्चिम में है। इसीलिए हमने बोला था अगर लोकेशन आपको थोड़ा भी याद आ रहा हो तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाते हैं, इसलिए लोकेशन इन सब का थोड़ा बहुत ध्यान देते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे ओमान के जो दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? ओमान के दक्षिण पश्चिम में यमन है, और उत्तर पूर्व में कौन सा है? उत्तर पूर्व में इसके है अरब सागर, और उत्तर में इसके कौन क्या है? ओमान के, ओमान खाड़ी है। यहाँ पे सोचने वाली क्या बात, ओमान की खाड़ी है, उत्तर पश्चिम में यूएई है, और पश्चिम में इसके सऊदी अरब है। ये इसके हो गए कुछ डिटेल। और देखें मुसंडम प्रायद्वीप आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए मुसंडम प्रायद्वीप कुछ इस जगह पे है, इसी को मुसंडम प्रायद्वीप कहते हैं। बस इतना सा डिटेल याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखें हम कन्फ्यूज होंगे। चलिए अगला देखते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। इसमें क्या किया गया था? लिंग, जो जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय उसका जो लिंग होता है निर्धारित किया जाता है, उसमें मेल ना खाए, उसकी बॉडी जो हो और उसके लिंग जो हो दोनों मेल ना खाए, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर कहते हैं। अब इसमें क्या वो हो सकता है ट्रांस मेन हो सकता है, ट्रांस वुमेन्स हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इंटरसेक्स मतलब जो लिंग है वो उससे संबंध ना खाता हो, इसलिए। तो इसमें क्या किया गया था? इनकी पहचान की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के लिए किन्नर या हिजड़ा के रूप में पहचान के शामिल कर लिया गया था इनको। लेकिन अगर हम देखें थर्ड जेंडर के रूप में पहली बार इनको पहचान कब दिया गया, तो देखिए
हुआ क्या था कि आप लोगों ने नालसा का नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा बनाम भारत संघ मामले में 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए थर्ड जेंडर घोषित किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब अगला इसमें देखें तो ये अधिनियम माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ निवास करने का अधिकार प्रदान करता था। इसके पहले क्या होता था, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के घर अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति पैदा हो गया तो उसको किन्नर कम्युनिटी उठा ले जाती थी, लेकिन अब इस अधिनियम ने क्या किया कि उनको मतलब घर में रहने का अधिकार प्रदान कर दिया। आप अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या प्रोविजन हुआ, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को रोका गया है। और इसके साथ साथ अधिनियम क्या कहता है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए प्रावधान करता है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो आप ये मंत्रालय का नाम याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में चर्चा में रहा, A76 शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? ए दिया हुआ सौर ऊर्जा से चलने वाला 2 सीटर हवाई जहाज। बी कह रहा है विश्व के सबसे बड़े हिमखंड से। सी कुइपर बेल्ट में खोजे गए नए क्षुद्रग्रह से। और डी कह रहा है भारतीय आयुष निर्माण बोर्ड द्वारा बनाए गए उन्नत पूर्ण स्वचालित पिस्टल से। तो बताइए A76 किससे संबंधित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए यहाँ पे जो डी दिया हुआ है, AK-47 का नाम सुना होगा, 47 ये एक राइफल है, तो उसके हिसाब से इसने यहाँ दे दिया है, जो कि इससे कोई संबंध नहीं इसका। इसका संबंध जिन लोगों ने बी लगाया था विश्व के सबसे बड़े हिमखंड से, तो बिल्कुल सही है, विश्व के सबसे बड़े हिमखंड से इसका संबंध है A76 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान NISD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वही संस्था जो पेंशन वगैरह देती है या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, ये इसी संस्था के माध्यम से, तो इसी संस्था के माध्यम से आप स्कॉलरशिप के स्टेटस जाके देखते हैं। चलिए इसमें पहला दिया हुआ, यह सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। कथन 2 कह रहा है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक केंद्रीय सलाहकार निकाय है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है केवल ए, तो बिल्कुल सही है, इसका ए करेक्ट है। और दूसरा क्यों गलत हो रहा है इसमें, तो यहाँ दिया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो कि गलत है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है यहाँ पे, इसलिए गलत हो गया 2। एक इसका करेक्ट है, ए इसका सही आंसर है। जिन लोगों ने ये लगाया था अपना सही काउंट कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए हुआ क्या, अंटार्कटिका में वेडल सागर, यहाँ पे वेडल सी देख सकते हैं आप, वेडल सी में रॉन आइस शेल्फ है कि पश्चिमी हिस्से में विशाल खंड है, विशाल हिमखंड है। इसमें क्या हुआ, A76 2 खंड यहाँ पे पाए गए थे। एक था A23A था जो कि छोटा था आकार में, लेकिन ये जो A76 है ये कितना है, 4320 वर्ग किमी है। इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड हो गया है ये। और इससे ये जो A23A था, इससे ये आगे निकल चुका है। कौन? A76। इतना बस डिटेल था, याद रखिएगा। और इससे कैसे पता चला, ये कोपरनिकस सेंटिनल-1 मिशन से के द्वारा इसको कैप्चर किया गया था। इसकी छवि मतलब पिक्चर कैप्चर किया गया था कि कहाँ शिफ्ट करके चला गया है। तो कुछ ये थोड़ा सा व्यूअर था, बस नाम याद रखेंगे तो आप आसानी से यूपीएससी देंगे तो वहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे, या यूपीपीसीएस तो वहाँ पे भी एलिमिनेट कर पाएंगे, दोनों जगह ये सपोर्ट करेगा आपको। चलिए यहाँ पे देख लीजिए NISD के बारे में, ये एक स्वायत्त निकाय है। पहला ये कंफर्म इसमें याद रखिए कि स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ 1807 सोसाइटी अधिनियम के एक सब क्लाज 21 के अंतर्गत इसको पंजीकृत किया गया था। फिलहाल इतने तो जरूरत है नहीं हमें याद करने की, जो जरूरत है बस स्वायत्त निकाय है, ये याद रखिए। और ये किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये चीज़ें बस याद रखिए। दूसरा इसमें क्या याद रखने की जरूरत है, यह क्या करता है, सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्राधिकरण है और अनुसंधान संस्थान है। नोडल मतलब ये मुख्य संस्था है यहाँ पे। और अन्य विवरण इसके बारे में अगर देखें तो वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, भिक्षावृत्ति रोकने के लिए, भिक्षावृत्ति आप लोगों ने कभी भी आंसर लिखेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। और ये क्या कहता है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति और अन्य सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है ये NISD। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित किए जाते हैं? आपको बताना है कि भारत और ओमान के बीच कौन से द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। ए दिया है प्रबल दस्तक, 2 दिया है
ईस्टर्न ब्रिज, 3 दिया है नसीम अल बहर, और 4 दिया है अभ्यास एक्वेरियन। तो बताइए इनमें से कौन सा किसके साथ होता है? ओमान के साथ। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसको अगर पता है तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। अगर देखें प्रबल दस्तक किसके साथ किया जाता है, तो ये किया जाता है कजाकिस्तान के साथ। ये तो पहला तो गलत हो गया। अगर दूसरा देखें यहाँ पे ईस्टर्न ब्रिज, तो ईस्टर्न ब्रिज किसके साथ किया जाता है? ईस्टर्न ब्रिज, और यहाँ पे आपको जो पता है अभ्यास एक्वेरियन मालदीव के साथ किया जाता है। और ईस्टर्न ब्रिज की बात करें तो ये ओमान के साथ होता है, और नसीम अल बहर ये भी ओमान के साथ। तो 2 और 3 जिसमें भी होगा, 2, 3 बी में है, 20 का करेक्ट आंसर है। न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपको बताना है। इसमें ए दिया है न्यायिक समीक्षा की शक्तियों में संवैधानिक संशोधन के तहत कमी की जा सकती है। अगर जुडिशियल रिव्यू की बात किया जाए तो उसको संविधान संशोधन के माध्यम से उसकी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बताइए हुआ है या नहीं हुआ? इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहला कथन देखें इसमें तो आपको पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब मूल संवैधानिक ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती 1973 केस तो आपको पता होगा केशवानंद भारती। उसमें क्या हुआ था? बेसिक ढांचे लाया गया था किसके माध्यम से? सुप्रीम कोर्ट ने एक नया इनोवेशन लाया था, और उसमें क्या किया था? उसी के माध्यम से इसको संवैधानिक संशोधन का अधिकार जो ये है, इसके माध्यम से जुडिशियल रिव्यू एक मूल ढांचे का सिद्धांत है और इसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता, मतलब इसको कम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए पहला तो गलत है जो कह रहा है कम किया जा सकता है। दूसरा देखें तो इसका कहीं भी न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने बी लगाया था बिल्कुल सही है आंसर उनका। बी अपना अगर लगाए हैं तो सही मान सकते हैं। चलिए इसमें देख सकते हैं अभ्यास दिए हुए हैं। सेना अभ्यास, यहाँ पे भारत और ओमान के सैन्य अभ्यास के बारे में दिया हुआ है। सेना अभ्यास है अल नजाह, और वायुसेना अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज, और सेना अभ्यास है नसीर अल बहर। वहीं अगर देखें भारत और कजाकिस्तान के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? अभ्यास प्रबल दोस्तक है। और भारत और मालदीव के बीच कौन सा था? अभ्यास एक्वेरियन। अभ्यास एक्वेरियन किसके मध्य होता है? भारत और मालदीव के बीच। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं हम न्यायिक समीक्षा के बारे में जुडिशियल रिव्यू के संबंध में देखते हैं। तो इसका उदय कहाँ हुआ था और विकास कहाँ हुआ था, इसके बारे में अगर देखें तो USA में हुआ था इसका उदय और विकास। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो मूल ढांचे के सिद्धांत ये केशवानंद भारती में तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। वाक्य न्यायिक समीक्षा का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये भी हमने देख ही लिया। और किन आधारों पे किसी भी वैधानिक अधिनियम या कार्यवाही को संवैधान मतलब चुनौती दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती या उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो कौन कौन से आधार हैं? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, भाग 3 में जो भी मौलिक फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनका अगर उल्लंघन कोई भी वैधानिक अधिनियम या फिर कार्यवाही उल्लंघन करता है उनका, तो उसके आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा चीज़ देखें उस प्राधिकारी के सामर्थ्य के बाहर जिसने इसे बनाया है। जैसे कि अगर ये कहें कि संविधान संशोधन बिल ये राज्य लेके आ जाएं और उसको पास करके अपने में ही और कहते संविधान संशोधन विधेयक, तो गलत हो जाएगा, उसको अवैध मान लिया जाएगा। मतलब अपनी शक्ति से बाहर कोई भी संशोधन किया जाए तो उसको अवैध माना जाता, सामर्थ्य उसकी ना हो फिर भी कर रहा हो। संवैधानिक प्रावधानों से असंगत हो, संगत नहीं असंगत, उसके संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध हो तो माना जाता है। देखिए पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम 1951 का था, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 31 ख, ये उल्लंघन करता था। लेकिन क्या क्या हुआ था, मतलब ये भाग 3 का उल्लंघन करता था, लेकिन ये जरूरी था उस समय। क्यों जरूरी था? इसके माध्यम से ये किया गया था, लैंड रिफॉर्म लाया गया था। आपको पता होगा कि लैंड रिफॉर्म क्यों लाया गया था? क्योंकि समाज में संतुलन स्थापित किया जाए। कुछ लोगों के पास ज़्यादा लैंड था, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं था, तो लैंड सीलिंग किया गया था इसी के माध्यम से। तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड घोषित कर दिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कानून और स्वतंत्रता के बीच की सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है? मतलब कानून और स्वतंत्रता के मध्य सबसे बेहतरीन संबंध को कौन व्यक्त करता है, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एथिकल स्टैंडर्ड आपका चेक करेंगे। कथन 1 दिया हुआ है, यदि अधिक कानून होंगे तो स्वतंत्रता कम होगी। बी दिया हुआ है, यदि कोई कानून न हो तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। सी दिया हुआ है, यदि स्वतंत्रता है तो लोगों को कानून बनाने होंगे।
डी दिया है, यदि कानून में बार बार परिवर्तन किया जाता है तो स्वतंत्रता खतरे में है। तो बताइए स्वतंत्रता और कानून के बीच सबसे बेहतरीन संबंध कौन बताता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सोचा है कि कानून और स्वतंत्रता, अब बताइए स्वतंत्रता सबको दी जाती है, सोसाइटी के सभी वर्ग को, लेकिन अगर कानून ना हो तो प्रभावी वर्ग अपनी स्वतंत्रता का भरपूर यूज करेगा, यहाँ तक कि गरीब का शोषण भी करेगा। लेकिन अगर कानून है तो सबको अपने व्यक्तिगत सीमा के अंदर अधिकार मिलेंगे, स्वतंत्रता मिलेंगे। तो इसलिए तो अगर बी देखें, यदि कोई कानून न हो तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, दोनों के बीच सही संबंध बता रहा है कि कानून भी जरूरी है, स्वतंत्रता भी जरूरी है, लेकिन दोनों के बीच एक संतुलन बहुत जरूरी है, जिससे सभी को अपनी स्वतंत्रता मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। दूसरा कह रहा है, यह केवल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीली सुनवाई और निपटान करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने दूसरे को गलत किया है तो बिल्कुल सही काम किया है, दूसरा यहाँ गलत है, पहला सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये अन्य संस्थाएं हैं, कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे PFRD है, सेबी है और IRDAI है, मतलब इरडा है, तो उन सब का भी करता है ये, मतलब इन सब के भी विरुद्ध अपील किया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन अब पहले हम 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, यहाँ समझ लिए, इसको दोबारा समझने की जरूरत नहीं, चलिए इसको देखते हैं। जो प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण है एक वैधानिक निकाय है, यहाँ पे आपने समझ लिया, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया इसको। और ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब सेबी, पेंशन फंड और विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सुनता है। अगर कोई भी आदेश ये पारित करते तो उनके विरुद्ध सुनता है कौन? प्रतिभूति अपीली प्राधिकरण बोर्ड सुनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1992 की प्रावधान के अंतर्गत स्थापित किया गया था इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा भारत के विशाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके बारे में बताना है आपको, तो कौन सा कथन सही है? कथन एक दिया है, भारत के संविधान द्वारा भारत के विशाल आकार और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था। आप यहाँ संघीय व्यवस्था के बारे में समझ पा रहे होंगे, संघीय और एकात्मक दोनों के बारे में हमने पिछले सीरीज में देखा था, जो हमने पॉलिटी सीरीज प्रारंभ किया था उसमें हमने काफ़ी व्यापक रूप से इसको समझा था, तो वो आप समझ पा रहे होंगे तो ठीक है। दूसरा देख कह रहा है यहाँ कथन, फेडरेशन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। कथन 4 कह रहा है कि छाया मंत्रिमंडल शैडो कैबिनेट ब्रिटिश मंत्रिमंडल व्यवस्था की ही एक विशिष्ट संस्था है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने सही सोच लिया होगा, आंसर भी अपना चयन कर लिया होगा। अगर हम पहले कथन को देखें तो भारतीय संविधान द्वारा भारत के विशाल आकार, ये भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसके विशाल आकार और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, भारत में अनेकों प्रकार के समाज पाए जाते हैं, सोसाइटी पाई जाती है, उनकी विविधता को देखते हुए फेडरेशन सब प्रोविजन किया गया, मतलब राज्य बनाए गए जो स्थानीय स्तर पर शासन करे, और उसके बाद तीसरा स्तर भी लाए, पंचायती राज। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है पहला कथन। दूसरा देखें, फेडरेशन शब्द का प्रावधान भारत के संविधान में कहीं भी नहीं है। तीसरा देखें तो भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। तो बताइए अमेरिकी मॉडल पे है या कनाडा के मॉडल पे? तो बिल्कुल सही बात है, कनाडा के मॉडल पे है, अमेरिकी मॉडल पे नहीं है, इसलिए हमारा तीसरा गलत हो जाता है। चौथा देखें, छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट ब्रिटिश मंत्रिमंडल की व्यवस्था का एक विशिष्ट संस्था है। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे शैडो मंत्रिमंडल में क्या होता है, जैसे कि केंद्र में हर मंत्री होते हैं, वैसे शैडो मंत्रिमंडल में भी यही प्रोविजन होता है कि वहाँ पे अलग अलग मंत्री एकदम वैसे ही फंक्शन करेंगे, वैसे ही चीज़ें अपना तैयार रखेंगे, मतलब जैसे ही मेन कैबिनेट मंत्रिमंडल भंग होगी वैसे ही ये स्थान लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसको कहते हैं शैडो कैबिनेट। विपक्ष की पार्टी जो होती है वो अपना पूरा मंत्रिमंडल स्थापित कर लेती है, तैयार करके रखती है। तो ऐसे में देखें तो 1 2 4 किस में है? बी में। बी जिन लोगों को लगाया था बिल्कुल सही है, बी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है, भारत के प्रशासन के से संबंधित अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। कथन 2 कह रहा है,
भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कथन 3 कह रहा है भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों, मतलब डीपीएसपी की बात कर रहे हैं यहाँ से, निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित दार्शनिक भाग आयरलैंड और अमेरिका से प्रेरित हैं। तो बताइए अमेरिका से और आयरलैंड से दोनों से प्रेरित हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है, आपको ये चयन करना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है, पहले अगर देखें इसमें से तो 1935 से प्रेरित हैं। भारत के प्रशासन से संबंधित अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के जो दार्शनिक निर्देशक सिद्धांत हैं या फिर दार्शनिक भाग है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। निर्देशक डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए, ना कि अमेरिका से। तो अमेरिका गलत हो जाता है यहाँ पे। तीसरा हमारा गलत है। जैसे 3 गलत करेंगे तो आप आसानी से ये आंसर लगा सकते थे। उम्मीद है ये सभी लोगों ने कर लिया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं संविधान निर्माताओं, चलिए डिस्कस करना यहाँ सही नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा। आप यहाँ याद रखिए कनाडा मॉडल पे आधारित है। भारतीय संघीय प्रणाली कनाडाई मॉडल पर आधारित, जो कि हमने पहले बता दिया आपको। शैडो मंत्रिमंडल का मतलब ये होता है कि जैसे केंद्र में मंत्रिमंडल काम कर रही है, वैसे ही विपक्ष पार्टी एक मंत्रिमंडल कमेटी बना के अपने तैयार करके रखती है, मतलब उनका स्थान लेने के लिए। तो उसको शैडो छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट कहते हैं। अगर 13 नंबर के क्वेश्चन में देखें तो संविधान का दार्शनिक भाग डीपीएसपी ये आयरिश संविधान से प्रेरित है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन शक्तियाँ, लोक सेवा आयोग, अधिकांश प्रशासनिक वितरण भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला भाग देखें इसमें, तो अगली चीज़ देखें इसमें, तो अधिनियम का राजनीतिक भाग किससे प्रेरित है? ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। हमारे वहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे कि मंत्रिमंडलीय सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब किससे संबंधित है? प्रेरित हैं। ये ब्रिटिश से प्रेरित है, यूके से। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1818 में भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, यह पेशवा सेना और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतिम लड़ाई में से एक था। इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिया होगा। भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में नाम सुनते ही आपने आसानी से आंसर निकाल लिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने इसमें लगाया सी, उनका बिल्कुल गलत है। सी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ देखें पहले कथन में तो पेशवा सेना और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे जो दिया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतिम लड़ाई में से एक था, नहीं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की लड़ाई में से था, तीसरा था, दूसरा नहीं था। इसलिए 2 गलत हो जाता है, एक इसका सही आंसर। यहाँ गलत पूछा हुआ था तो आप बी लगाएंगे, क्योंकि गलत पूछा तो दूसरा गलत है, तो 20 का करेक्ट आंसर है। उर्मिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको उर्मिया झील के बारे में पूछा गया है। कथन 1 कह रहा है यह इराक में स्थित है उर्मिया झील। बताइए वो इराक में स्थित है या नहीं। दूसरा कथन देखें, यह एक मीठे पानी की झील है। तीसरा कथन कह रहा है यह झील एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, मतलब यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व है ये। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। अगर अभी तक आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि कैसे हमें कम से कम नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को अगर पता हो ये उर्मिया झील कहाँ पे स्थित है तो कर पाएंगे, अगर नहीं पता तो भी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मतलब इसमें आप मान के चल सकते हैं कि 99% बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उनका सही होगा। वैसे आप प्रयास कीजिए, आपका सही होता है या नहीं होता आप सोचिए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें, अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया रहा हो, उर्मिया झील जो है मीठे पानी की झील ना होकर के खारे पानी की झील है, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, आंसर के पास तक जा सकते हैं। मतलब सॉरी, यहाँ पे अगर देखें हम उर्मिया झील खारे पानी की झील है, तो 2 कैंसिल करेंगे तो ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं पता हो तो ये पता हो कि इराक में नहीं ईरान में है, तो भी आप कम से कम 2 तो कट कर पाएंगे, 50-50 का मामला हो जाएगा। यह झील यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में है या नहीं, ये आपको नहीं पता होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहा होगा। तो फैक्ट है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं पता होगा। लेकिन मीठे पानी के खारे पानी का आप न्यूज़ में पढ़े होंगे तो जरूर आपको आइडिया रहा होगा। तो जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भीमा कोरेगांव कब हुआ था ये युद्ध, तो ये 1818 में हुआ था। और इसमें हुआ क्या था कि देखिए जो यहाँ पे था लड़ाई हुई थी किसके में, भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 2018 को 1818 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पेशवा की सेना मराठा सेना के बीच हुआ था। इसमें क्या होता, लड़ाई में जो महार कम्युनिटी था, महार रेजिडेंस था, यहाँ पे महार रेजिडेंस इन दोनों के बीच हुआ था। मतलब यहाँ पे मराठा सेना और महार रेजिडेंट की संख्या कम थी इनके अंदर, फिर भी इन्होंने मराठों को हरा दिया था, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
दूसरा चीज़ देखो तो उर्मिया झील उर्मिया झील कहाँ पे स्थित है? उत्तर पश्चिम ईरान में स्थित है। सॉरी, यहाँ पे मैप लगाना हम भूल गए। उत्तर पश्चिम ईरान में स्थित है। यह कई द्वीपों वाली एक अति लवड़ी झील है। आप लवड़ी झील बस याद रखिएगा। बृहद खारे दलदली घिरे हुए हैं। ये फैक्ट है, कुछ जरूर नहीं याद रखना, बस यहाँ क्या याद रखना है आपको, तो ये रामसर साइट है और यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित है इसको। और UNEP की रिपोर्ट के अनुसार इस झील का आकार 1995 में कितने से लगातार घट रहा है। 2011 में इस झील का आकार था 2366 वर्ग किलोमीटर, लेकिन 2013 में मतलब जस्ट 2 साल में इसका 700 वर्ग किमी ही रह गया था। कितना मतलब ब्रॉड लेवल पे इसमें कमी आ रही है इसके क्षेत्रफल में। लगातार ये विलुप्त होने के कगार पे है। कौन सा झील है? उर्मिया झील। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवादी विशेषता है? मतलब कौन सी एक भारतीय संघवादी की विशेषता नहीं है? आपको नहीं है बताना है। ए दिया हुआ है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी दिया हुआ है केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। सी दिया हुआ है संघ की इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। डी दिया है यह संबद्ध इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है। तो बताइए इनमें से भारतीय संघवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम डी देखें, यहाँ पे जो कह रहा है कि यह संबद्ध इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है, तो बिल्कुल गलत है। समझौता मतलब तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये समझौता नहीं है। यहाँ पे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ कभी भी नहीं हट सकता है। राज्य विनाश हो सकते हैं लेकिन संघ नहीं हट सकता। तो ऐसे में हमारा आंसर डी निकल जाता है। अगर पहला देखें स्वतंत्र न्यायपालिका, तो बिल्कुल सही बात है। संघवादी की विशेषता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी है। अभी हम इसके बारे में आसानी से बढ़िया से ग्राफ बना के देखेंगे डिटेल में। चलिए यहाँ पे देखिए आंचलिक मतलब जोन। यहाँ पे जोन से समझिए आंचलिक क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ए दिया हुआ है कथन 1 ये संवैधानिक निकाय है। कथन 2 दिया हुआ वर्तमान में 5 आंचलिक परिषदें उत्तरी, केंद्रीय और पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। 3 कह रहा है कि वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर परिषद का पूर्वी परिषद जो था उसका पूर्वी परिषद के साथ विलय कर दिया गया था। पूर्वोत्तर परिषद का पूर्वी परिषद के साथ विलय कर दिया गया था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया डी, तो उनका बिल्कुल सही है, सभी गलत है इसमें। देखें यहाँ संवैधानिक निकाय तो संवैधानिक नहीं सांविधिक निकाय है। अगर दूसरा देखें तो यहाँ 5 नहीं 6 हैं। और तीसरा कथन देखो तो 1971 में पूर्वी परिषद का गठन किया गया था, न कि विलय किया गया था, इसलिए सभी गलत है यहाँ। अब चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि संघवादी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है ये शब्द लिखा गया है, ना कि फेडरेशन। संघ शब्द ने भारत राज्यों का संघ है ये शब्द यूज किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था इसके लिए? राज्यों के संघ पद को स्पष्ट किया था और कहा था कि यह 2 महत्वपूर्ण तथ्यों का संकेत देते हैं। पहला कौन सा तथ्य है कि भारत में संघवाद इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब जो भारत है, ये जो अलग अलग राज्य हैं उनके बीच के समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा चीज़ देखें तो भारतीय संघ की घटक इकाइयों को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब अलग अलग राज्य हैं, ऐसा नहीं है वो सेपरेट हो सकते हैं। अगर कहीं सेंटेंस में दिया रहे स्वतंत्र, तो स्वतंत्र नहीं है, वो स्वायत्त है अपने क्षेत्र में। इसलिए ये 2 कथन BR अम्बेडकर ने बोला था। अगर आप आंसर राइटिंग लिखेंगे वहाँ पे संघवाद के संबंध में, तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारे वहाँ मतलब यहाँ पे केंद्र कितना पावरफुल है, एकात्मक की विशेषता कितना ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो वहाँ पे इन शब्दों को यूज़ कर पाएंगे। अगर देखें तो भारतीय संघवाद की विशेषताएं अन्य चीज़ें, तो दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्यों में दोहरी शासन प्रणाली देखने के लिए मिलती है। दूसरा चीज़ देखें तो लिखित संविधान होने का उद्देश्य क्या है कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। लिखित संविधान में अलिखित होगा तो केंद्र मनमानी करेगा, लेकिन लिखित संविधान होगा तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा। यहाँ देखिए अगला भी गया शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। आप 7वीं अनुसूची देखेंगे तो उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की शक्तियों का विभाजन देखने के लिए मिलेगा। अगर देखें अगला संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ पे केंद्र सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। असंविधान दोनों की शक्तियों को विभाजित करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब राज्य अगर हस्तक्षेप करेगा तो राज्य के खिलाफ कार्रवाई करेगी स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर केंद्र कुछ ऐसी गलतियां करेगा तो केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसीलिए हमारे वहाँ आता जुडिशियल रिव्यू अभी हमने देखा था। जुडिशियल रिव्यू इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर केंद्र जो संघीय ढांचा है उसके बीच में कोई संशोधन करके उनके अधिकारों को कम करे या फिर
जो अन्य तरह की शक्तियाँ उनका छीने नागरिकों के अधिकारों का हनन करे तो न्यायपालिका वहाँ पे हस्तक्षेप करती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था तो आपको पता होगा संविधान संशोधन विधेयक में या फिर अन्य विधेयक मतलब धन विधेयक को छोड़ के अन्य में लगभग समान अधिकार मिलते हैं इनको। तो द्विसदनीय विधेयक का जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व देखने के लिए मिलता है राज्यसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व मिलता है। अगला देख लें तो यहाँ पे जोन की बात किया गया था, 6 जोन है। वो 6 जोन कौन कौन से हैं? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से इनका गठन किया गया था। क्यों गठन किया गया था? कि इनकी व्यवस्था संतुलन बना रहे और इसका संवैधानिक सांविधिक स्टेटस है। दूसरा चीज़ देखें तो वर्तमान में 6 जोन हैं जो काम कर रहे हैं। उत्तरी जोन है, केंद्रीय जोन है, पूर्वी जोन है, पश्चिमी जोन है और दक्षिणी जोन है और पूर्वोत्तर जोन है। पूर्वोत्तर जोन के परिषदों की स्थापना मतलब संसद द्वारा 1971 में एक अधिनियम के माध्यम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था, न कि इसको मर्जर किया गया था, सेपरेट अलग इसको स्थापित किया था। पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से स्थापित किया गया था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल नीनो और ला नीनो के मध्य अंतर पर विचार कीजिए। अल नीनो और ला नीनो, मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी बढ़िया समझा होगा इस चीज़ को, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट करेंगे। कथन एक दिया हुआ है, अल नीनो के दौरान व्यापारिक पौने कमजोर होती हैं तथा गर्म जल पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ला नीनो में शक्तिशाली प्रशांत महासागरीय व्यापारिक पौने पश्चिम की ओर प्रवाहित बहती हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि अल नीनो की घटना भारतीय मानसून को मजबूती प्रदान करती है, जबकि ला नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें हम पहला अल नीनो और ला नीनो के बारे में थोड़ा सा लॉजिक लगाइए तो अल नीनो में क्या होता है, भारत के क्षेत्र में सूखा पड़ने लगता है क्योंकि व्यापारिक पौने किधर से चल लेते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चल लेते हैं। अर्थात आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के तट पे क्या होगा, वहाँ पे बारिश होने लगता है। और भारत के और ऑस्ट्रेलिया के रीजन में क्या होता है, अल नीनो के कंडीशन में यहाँ पे व्यापक सूखा पड़ता है, वनों में आग लगने की घटनाएं देखने के लिए मिलती है। लेकिन जैसे ही ला नीनो की स्थिति होती है तो ला नीनो में क्या होता है, भारतीय मानसून बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, खूब बारिश होता है, बाढ़ आने लगती है। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गया। ला नीनो के कंडीशन में क्या होता है, हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ, व्यापारिक पौने पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने लगती हैं। ऐसे में क्या होता है, दक्षिण अमेरिका के चिली के तट पे इन रीजन में क्या होता है, सूखा पड़ता है, डेजर्ट अटाकामा डेजर्ट आप देख रहे होंगे, तो डेजर्ट जैसी स्थिति बनी रहती है। भारत के रीजन में, ऑस्ट्रेलिया के रीजन में खूब बढ़िया बारिश होता है। तो दूसरा जो कह रहा है यहाँ पे अल नीनो भारतीय मानसून को मजबूती प्रदान करती थी, बिल्कुल गलत है, मजबूती नहीं कमजोर कर देती है। अल नीनो जो होता है मजबूत करता है, कमजोर नहीं करता, इसलिए पलटा गया था, दोनों सेंटेंस पलट दिए गए थे। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, इसका जिन लोगों ने लगाया था उनका सही है। अगर 19 नंबर क्वेश्चन देखें तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों तथा कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? यहाँ देखिए अधिकार और कर्तव्य आ गए। ए दिया है अधिकार और कर्तव्यों के साथ सहसंबंध है, अधिकार के साथ कर्तव्य, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध है। कथन बी कह रहा है व्यक्तिगत व्यक्तिगत है और इसमें समाज तथा कर्तव्य से स्वतंत्र है। सी कह रहा है कि नागरिक के व्यक्तिगत व्यक्तित्व की उत्पत्ति के लिए जो उन्नति के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, न कि कर्तव्य। कथन डी कह रहा है कि राज्य की स्थिति के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है, न कि अधिकार। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए ये भी इथिकल क्वेश्चन है, अगर आपको आइडिया है तो लगा पाएंगे। एक अधिकारी के अंदर कम से कम इतने इथिकल तो कंडक्ट होने चाहिए कि वो इतनी निर्णय ले पाए कि क्या चीज़ सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो आप बताइए कौन सा इसमें से सही है? उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं ये कहूँ कि एक आदमी है जो बाप तो बनना चाहता है लेकिन बेटे का अधिकार देना नहीं चाहता, मतलब बेटे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, तो क्या आप उसको बाप बनने देंगे? बिल्कुल नहीं बनने देंगे। तो वही बात हो गई, अधिकारों के मतलब अधिकार तो लेंगे आप, कर्तव्य बिना कर्तव्य के साथ अधिकार तो हो ही नहीं सकता, दोनों एक साथ रहते हैं। अगर आपके पास कोई अधिकार ले रहे हैं तो कर्तव्य भी होंगे। जैसे कि आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश को संचालित करने का आपका कर्तव्य है कि देश को संचालित करें। तो वैसे ही अगर पहला कथन जिन लोगों को लगाया था बिल्कुल सही है, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, और फिर देखेंगे तो आगे तो क्या होता है 51A में देखेंगे आप तो 51A में देखेंगे तो वहाँ पे भी यही बात की गई, शिक्षा का अधिकार, दोनों प्रोविजन दिए गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं अल नीनो ला नीनो हमने जो समझा दिया वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं अल नीनो की घटना 3 से 5 वर्ष बाद होती है और ला नीनो घटना 3 से कितने दिन में होती है, 1 से 3 वर्ष में। आइए 3 से 5 वर्ष में, बस ये बाकी चीज़ें हमने बताई दी है। अगर अन्य चीज़ देखें तो यहाँ पे अधिकार और कर्तव्य के बीच संबंध, तो अधिकार अनुच्छेद 21A और 51A क के बीच में देख सकते हैं।
21A क्या कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, वो क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। वहीं 51A क्या कहता है ये कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या फिर प्रतिपालक के संरक्षक या फिर जैसा जो भी मामला हो, वो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे और अनुच्छेद 21 के तहत उल्लिखित मौलिक अधिकार पुनः लागू होते हैं। तो दोनों समझ में आपको आ गया। एक तरफ तो आपको अधिकार मिल रहा है, दूसरी तरफ कर्तव्य भी है कि आप कर्तव्य करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा, लामू द्वीप कहाँ स्थित है? लामू द्वीप कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। ए कह रहा है पेरू में, बी कह रहा है चिली में, सी कह रहा है केन्या में और डी कह रहा है सोमालिया में। तो बताइए लामू आइसलैंड कहाँ पे स्थित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया यहाँ पे केन्या, तो बिल्कुल सही काम किया। आप यहाँ देख सकते हैं लामू द्वीप कहाँ पे, केन्या में, इस रीजन में स्थित है। केन्या यहाँ पे है और ट्यूनीशिया यहाँ पे, सोमालिया यहाँ पे है। तो लामू द्वीप कहाँ पड़ता है? केन्या में पड़ता है। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में के रूप में सम्मिलित है। बस इतनी सी बात है। आप यहाँ इसके बारे में बस याद रखिए, बाकी डिटेल कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की, इतना याद रखेंगे तो बढ़िया है। आज के सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। आपने जितना भी परफॉर्म किया हो उसके बारे में जरूर बताइएगा, आपने कितना सही किया, 12 तक आप पहुँच गए या नहीं। अगर 12 तक पहुँच गए ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। अगर नहीं पहुँचे तो भी कोई बात नहीं है, आप 2 भी सही किए हैं तो नीचे जरूर बताइए कि आपने 2 परफॉर्म किया। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।